Hi guys, welcome to Unlearn, an initiative by An Academy. My name is Chaitanya Mittal and I'm a first year MBBS student at AIMS New Delhi. I had an All India rank of 4 in the AIMS entrance examination. JIPMER mein I had an All India rank of 5. I am a KVPY scholar and I am also an NTSC scholar. And I had also attended the biology orientation cum selection camp of the biology Olympiad after clearing the first and second stages of the biology Olympiad, both in class 11th and class 12th. वीडियो पॉज करके credentials पढ़ लेना यार. I will be talking to you now about the chemistry study methodology. आपने 11th में और 12th में नीट के लिए केमिस्ट्री को exactly कैसे पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फिजिक्स और बायोलॉजी के इंटरमीडिएट सा है. केमिस्ट्री में तीनों टाइप के पोर्शन है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक. तो केमिस्ट्री में बहुत वेरिएबिलिटी है. तो केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा. उससे पहले मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि नीट यूजी सब्सक्रिप्शन जो अन अकेडमी की है वो आप कैसे ले सकते हैं. उसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर का प्लान है. अगर आप 11th में और सीरियसली पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो नीट के लिए, तो आप मेरे हिसाब से 2 ईयर वाला प्लान ले लो. और अगर आप 12th में हैं तो 1 ईयर वाला प्लान आप ऑप्ट कर सकते हैं. और इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप अनलर्न कूपन कोड यूज़ करते हैं UNLEARN, तो आपको इसमें 10% का ऑफ मिल जाएगा और आपको इफेक्टिव कॉस्ट पड़ेगी 27,000 फॉर 1 ईयर. इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? डेली लाइव क्लासेस. ये क्लासेस इंटरैक्टिव है, यानी कि आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं. क्विजेज लाइव है, टेस्ट लाइव है. मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी. स्ट्रक्चर्ड है सारे कोर्सेज, क्रिस्प है. आपने जो सिलेबस जिस तरीके से करना है, जिस पैटर्न में करना है, वैसा आपको स्ट्रक्चर्ड सिलेबस मिलेगा. और एक्सेस अनलिमिटेड है. किसी भी डिवाइस से कितनी भी वीडियोस जितनी मर्जी देर के लिए देख सकते हो. बहुत सारे एजुकेटर्स हैं इस पर और सबके सब बहुत क्वालिफाइड लोग हैं. इनफैक्ट मेरे कुछ बैचमेट्स भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको पीयर टू पीयर लर्निंग भी मिल रही है, जिसमें आप एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से भी टॉपिक्स को समझ रहे हैं. अब मैं सीधा आता हूँ टॉपिक पे कि केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है. इसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा सिलेबस क्या पढ़ना है. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर पढ़ना, ठीक है. उसके बाद मैं आऊँगा ओवरऑल क्या आपकी जनरल अप्रोच रहेगी. अब कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने फिजिक्स वाली वीडियो में भी बताया कि थ्योरी की स्टडी करनी है और प्रैक्टिस करनी है. हमने थ्योरी की स्टडी कहाँ से करनी है, मॉक टेस्ट कैसे करने हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो मैं बताता हूँ इसमें. फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने रिवीजन कैसे करनी है. बिकॉज मैंने जैसा पहले भी बोला है, फिजिक्स वाली वीडियो अगर आप देखें, कि अल्टीमेटली मैटर वो करता है कि आप 3 मई 2020 को पेपर में OMR पे कौन सा बबल फिल करके आते हैं, ना कि आपने 2 साल में आपके टेस्ट में कितने नंबर आए. तो लास्ट में जो आप चीज़ रिवाइज करोगे वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी. फिर मैं आपको कुछ स्ट्रेस एरियाज बताऊंगा टॉपिक वाइज, और प्रॉब्ली मैं कुछ फ्यूचर वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज अप्रोच बताऊंगा कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है तो वो एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है. फिर मैं आता हूँ सिलेबस पे. सिलेबस केमिस्ट्री का डिवाइडेड है 3 में: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री यार देखो फिजिक्स जैसी है. मोटा मोटा इस सारी वीडियो में कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू सम एक्सटेंट बायोलॉजी जैसी है. बट इनमें भी कॉन्सेप्ट्स, जैसे बायोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स भी रहते हैं, रटने का भी रहता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी और ही ज़्यादा अलग तरीके की है. अब इसमें आपका जो ग्रॉस सिलेबस है वो है NCERT क्लास 11th की, क्लास 12th की, ठीक है. ये आपका कोर करिकुलम फॉर्म करेंगी. इसमें मैं अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में सिलेबस के बारे में बता चुका हूँ. MCI का सिलेबस है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है. डिफरेंस है अब एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच में सिलेबस की और सब्जेक्टिव अप्रोच सिलेबस की. केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, जैसे अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है रिएक्शन का, आपको कोई मैकेनिज्म लिखने को नहीं कहेगा, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है. अगर उस मैकेनिज्म में कहीं इलेक्ट्रोफाइल या कोई अटैकिंग सब्सटेंस है, आपको वो पता होना चाहिए कि उस टाइप का MCQ बन सकता है. तो जब आपको वो पता होगा कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, आपको सिलेबस पढ़ना कैसे है, तो आपका एफर्ट कम होगा. वो स्मार्ट वर्क का पार्ट है. फिर आपको बताना चाहिए आपकी बाउंड्री क्या है सिलेबस की. कोई रिएक्शन ऐसी है ऑर्गेनिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रिएक्शन नहीं पूछते हैं, बट वैसी रिएक्शन एग्जिस्ट करती है, या आपको उसका मैकेनिज्म नहीं पता हो तो भी चलेगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट पता होना चाहिए.
तो उसके लिए उतना ही एफर्ट लगाएं, ज़्यादा डिटेल में हर चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल अप्रोच जो हर सब्जेक्ट के लिए रहती है वो क्या रहती है, पहले आप थ्योरी करोगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे और लास्ट में आप टेस्ट करोगे। इसमें थोड़ा सा वेरिएबिलिटी इस बेस पे रहेगी कि आप फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे हो कि इनऑर्गेनिक कर रहे हो कि ऑर्गेनिक कर रहे हो, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और फोर्थ चीज़ रहती है इसमें रिवाइज, यू हैव टू रिवाइज व्हाट यू आर डूइंग। फिजिकल में आपने क्लास लगाई, लेक्चर लगाया, मोटा मोटा पहले पूरा समझते हैं, क्लास लगाया, लेक्चर लगाया, कोचिंग, यूट्यूब, अनअकैडमी, जो भी, ठीक है, वहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट समझा, फिर आके टेक्स्ट बुक से उसको पढ़ा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस पहले आपका हुआ थ्योरी के लिए। उसके बाद आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है चैप्टर की। ये फिजिकल केमिस्ट्री में काफ़ी रेलिवेंट है, बट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट रख लो इसके लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद मैं आता हूँ कि कंप्लीट चैप्टर प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस में कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, कहाँ पे क्या चीज़ याद रखनी है, तो आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद थर्ड चीज़ है टेस्ट योरसेल्फ। इसमें मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम प्रैक्टिस मिलती है और एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट मिलता है। तो मॉक टेस्ट की फॉर्म में आपने प्रैक्टिस करनी है, जिसमें अगेन चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और एंड में मैंने आपको जैसा कहा रिवाइज करना है, मैं बताऊंगा आपने रिवाइज भी कैसे करना है और आपने अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है ताकि आप लास्ट में इफेक्टिव वे में रिवाइज कर पाओ। तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताता हूँ आपको। थ्योरी आपने फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़नी है बिल्कुल फिजिक्स की तरह। इसमें क्या रहेगी, थोड़ी फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की थ्योरी, इनऑर्गेनिक की थ्योरी तो बेसिकली आप इनऑर्गेनिक की थ्योरी तो आप एक तरीके से ऐसे करोगे कि उसके कुछ ना कुछ कहीं नोट्स बनाओगे। तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में इनऑर्गेनिक का आपके पास कंटेंट होना चाहिए ताकि आप वो फ्लो में पढ़ सको। और ऑर्गेनिक में भी वही चीज़ है, सिमिलर। तो यहाँ पे अप्रोच उतनी फॉर्मूला बेस्ड या नहीं है, इसमें आपको फैक्ट्स रटने पड़ेंगे, इसमें आपको कलेक्टिवली चंक करके चीज़ें रटनी पड़ेंगी। थ्योरी में ये बात रही। और जहाँ तक बात रही टेक्स्ट बुक की, वहाँ पे टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा कहाँ पे है, इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक का भी मेनली नोट से चलता है बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज वे में टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती हैं। फिजिकल का बेसिकली फॉर्मूला से चलता है, तो वो भी आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं ऑल्दो। तो इसमें ऐसा रहता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आई तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन फिजिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक से ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, तीनों में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भी क्वेश्चंस की फॉर्म में करनी आनी चाहिए, बट उसके लिए आपको अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो वैसे करके करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो टेस्ट आपको करना है तीनों को, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली फिजिकल की। उसके बाद रिविजन तो सबका करना ही है, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। थ्योरी स्टडी कैसे करो, कौन सी टेक्स्ट बुक से करो, अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसा पिछले स्लाइड में आपको बताया कि क्लासेस लगानी है, लेक्चर्स अटेंड करने हैं यूट्यूब से, जैसे भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो। एक बार वो चीज़ किसी और के मुंह से सुनोगे, वो चीज़ दिमाग में थोड़ी बहुत तो बैठेगी। दूसरी अप्रोच इसमें कि आप खुद ऐसा इमेजिन करो आपके सामने एक क्लासरूम बैठा है और आप उनको पढ़ा रहे हो। वो चीज़ जब आप करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऐसे इनग्रेन होगा जैसे आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और आपको चीज़ें वो याद करने में भी आसानी रहेगी। आप कोई चीज़ जब किसी और को पढ़ाते हो तब आप उसमें अपना 110% डालते हो और आपको वो चीज़ अच्छे से याद रहती है। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट फॉर वॉट, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको जनरली टेक्स्ट बुक्स में आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ने का थोड़ा स्टाइल पर्सनल होता है, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जब आप नोट से पढ़ोगे तो आपको बेस्ट समझ आएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नोट्स को आप थोड़ा स्पेशियस बनाओ, नोट्स को आप नीट बनाओ, ताकि कलर्ड बनाओ।
ताकि बाद में आपका वो नोट्स पढ़ने का मन करे। ऐसा ना हो कि आप सोचो यार ये कौन पढ़ेगा, किताब से ही पढ़ लेते हैं, किताब में ज़्यादा सुंदर दिया है। तो नोट्स अच्छे से बनाना इंपॉर्टेंट है, नोट्स क्लैरिटी से बनाना इंपॉर्टेंट है, नोट्स में कन्फ्यूजन मत रखो और एक कंटिन्यूम में रहे नोट्स। ऐसा ना हो कि कुछ किसी चैप्टर के किसी नोटबुक में, किसी चैप्टर के किसी नोटबुक में, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। नोट्स को फिर क्लास के बाद रिवाइज़ करो, की लर्निंग पॉइंट्स रिवाइज़ करो। आपने कोई चीज़ अभी अभी क्लास में पढ़ी है, आप उसको साथ ही रिवाइज़ करोगे तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा जाएगी, रादर देन आप चीज़ पढ़ो फिर उसके बाद उसे 4 महीने बाद पढ़ रहे हो, तब आपको उतना ही एफर्ट दोबारा लगाना पड़ेगा। आप एक बार साथ ही रिवाइज़ कर लोगे, दैट विल सेव अ लॉट ऑफ योर एफर्ट। दिस इज पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। देन यू हैव टू रीड द थ्योरी फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक और अ मॉड्यूल सच दैट इट इज़ गिवन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। मॉड्यूल में काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में थ्योरी दी होती है, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, वहाँ से पढ़ो। क्लास के नोट्स तो बेसिकली क्या क्या हुआ आपके पास, क्लास के नोट्स, कोचिंग का मॉड्यूल। एनसीईआरटी में अगर मैं आऊँ यहाँ पे तो आप अगेन साइंटिस्ट स्किप करो, जैसे फिजिक्स में मैंने आपको कहा था साइंटिस्ट स्किप करने हैं, बट यहाँ पे भी जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, जैसे 2019 में आपको बताऊँ, रेडॉक्स में एक स्ट्रक्चर आया था ब्रोमीन के कंपाउंड का, Br3O8 का था शायद, तो वो जो था वो रेडॉक्स में एक बॉक्स में दिया हुआ था, पिंक कलर का बॉक्स था। तो बेसिकली जो भी बॉक्सेस हैं वो आपने अच्छे से गो थ्रू करने हैं। एनटीए पेपर बना रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बना रहा है, तो एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस दिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में कभी कभी साइंटिस्ट दिए होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने जैसा बताया मॉड्यूल्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन थोड़े स्ट्रक्चर्ड मैनर में मिलती है। आपको एक टेक्स्ट बुक जो मिलेगी नॉर्मल, उसमें वो इन्फॉर्मेशन उतनी स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं दी होगी, तो उसको लोग प्रेफर कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट जैसे मैं एलन में था तो मैंने एलन के मॉड्यूल्स पढ़े हैं ज़्यादा, तो उसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह भी काफ़ी बने रहते हैं, कोई चीज़ ऐसे करके एक्सप्लेन की होती है, तो वो याद करने में भी आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं मॉड्यूल से। नेक्स्ट में आऊँगा प्रैक्टिस मटेरियल पे। इसमें 2 हाइलाइटर अप्रोच जो मैंने फिजिक्स वाली वीडियो में भी बताई है, ब्रीफ में फिर बता देता हूँ। ग्रीन हाइलाइटर, येलो हाइलाइटर। येलो हाइलाइटर से अपने डाउट्स मार्क कीजिए, वो डाउट्स क्लियर करिए। ग्रीन हाइलाइटर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे या जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लगे वो हाईलाइट करिए। इससे क्या होगा, 2 चीज़ें, एक तो आप जब रिविजन कर रहे हैं तब आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, दूसरा डाउट्स जब क्लियर करने हैं आपको पता रहेगा आपको एग्जैक्टली क्या क्या डाउट्स थे। क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री में डाउट्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं अटैम्प्ट हुआ है वो क्वेश्चन कैसे करना था वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड चीज़ आती है बुक्स कौन सी यूज़ करनी है। बुक्स में मैं सबसे पहले बता दूं, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो है मॉड्यूल्स की, क्योंकि मॉड्यूल्स में एग्जाम पैटर्न से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप मॉड्यूल से प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम लाइक क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मॉड्यूल सबसे आपका प्राइमरी होना चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइजेज हैं उसमें यार वही चीज़ें करना जो आपको लगता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। 5 यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट लिखने का कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, उसमें आपको बस पता होना चाहिए कि मतलब मुश्किल है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होना, करने को कोई ज़बरदस्ती कर भी सकता है, बट वैसी चीज़ें इट्स फाइन, यू कैन बी चिल अबाउट दैम। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यू जरूर कर लेना यार, स्पेशली 12th की जो ऑर्गेनिक के एमसीक्यूज़ हैं ना, जो लास्ट 3 चैप्टर हैं उनके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ करोगे आपको ऑथेंटिक एनसीईआरटी की प्रैक्टिस मिल रही है, आपकी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज हो रही है, तो यहाँ से जरूर कर लो। आई वुड से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से केमिस्ट्री में, फिजिक्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केमिस्ट्री में यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉर एमसीक्यूज़। देन यू हैव मॉड्यूल्स, यहाँ से एमसीक्यू मिले, यहाँ से एमसीक्यू मिले। फिर आपका प्रीवियस ईयर रहता है जो आप प्रेफरेबली मॉक टेस्ट के वे में अटैम्प्ट करना, यहाँ से आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ चैप्टर में रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़े, आइडियली नहीं पढ़नी चाहिए, बट कोई चैप्टर जैसे मुश्किल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जैसे यहाँ थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप नरेंद्र अवस्थी सर की बुक जो बालाजी पब्लिकेशंस की है, NA के नाम से ही फेमस है, तो ये बुक आप ले लो और इसमें जो पार्ट 1 वाले क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कर सकते हो आप। लेवल 1 वाला जो होता है, इसमें लेवल 2 लेवल 3 होता है। लेवल 3 तो असर्शन रीज़न है, असर्शन रीज़न क्वेश्चंस आप करके भी छोड़ दो। नीट में अब असर्शन रीज़न नहीं आने हैं, एम्स एग्जाम होना नहीं है, असर्शन रीज़न की वैल्यू ख़त्म। बस ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री आपने नरेंद्र अवस्थी से कोई एक्स्ट्रा टॉपिक कर सकते हो, पूरी लगाने की ज़रूरत अगेन नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल्स में मोस्ट ऑफ द वे में जो भी चीज़ मेडिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो कवर हो गई होती है।
अब मैं आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में एक्स्ट्रा बुक की बात बता दूं, ये बहुत कॉमन डाउट रहता है। मैं आपको बता दूं मैंने पर्सनली क्या किया था। इनऑर्गेनिक में मैंने चैप्टर सॉल्व करे थे 2, पीरियोडिक और पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, 11th में वो भी। उसके अलावा मेरी ये सारी किताब खाली पड़ी है। तो ये 2 चैप्टर्स थोड़े कंसेप्चुअल चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स आप सॉल्व कर सकते हो। 12th में एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो भी कंसेप्चुअल है, वो मैंने सॉल्व नहीं किया था बट आप कर सकते हो। तो ये 3 चैप्टर हैं आप जो कर सकते हो इस किताब से, अगर आपको ज़रूरत पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा यार PDF लो, और किसी के पास अगर किताब पढ़ी हो आपके किसी सीनियर से ले लो, सिर्फ ये 3 चैप्टर सॉल्व कर लो, किसी आपके टीचर के पास मिल जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मैंने एक्चुअली मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स काफ़ी अच्छे थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को ज़्यादा मतलब मेरी क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते थे। बाकी मेरे को प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से मिल जाती थी, तो मेरे को और कुछ वर्कशीट्स या रेसेस इस टाइप की जो मिलती थी उसके थ्रू हो जाता था। तो अगर आपको एक्स्ट्रा बुक यूज़ करनी है तो ऑलमोस्ट सारे टीचर्स ये बुक रिकमेंड करते हैं, बट मतलब मैंने ये बुक पर्सनली सॉल्व बहुत ज़्यादा कम किया है। मैंने इस बुक से क्या सॉल्व किया है, IUPAC, आइसोमेरिज्म और थोड़ा बहुत GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म्स वाला पार्ट रहता है, क्योंकि ये थोड़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं शुरू की। IUPAC की देखो वेटेज बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि IUPAC में भी आप बहुत डेप्थ में जा सकते हो, बहुत टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो IUPAC में ज़्यादा मत्थामारी मत करो। आइसोमेरिज्म थोड़ा कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, हो सके तो अपने टीचर को बोलो कि आपको उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करें या इंटरनेट से क्वेश्चंस निकाल लो आइसोमेरिज्म के। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके भी थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है एक्स्ट्रा, बट उसके लिए बुक लेने की ज़रूरत आई डोंट थिंक है, बिकॉज इसके अलावा मैंने MS चौहान सर की बुक से और कोई भी चैप्टर सॉल्व नहीं किया था, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर आप मॉक टेस्ट एम्पल अमाउंट में कर रहे हो तो आपकी ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस सफिशेंट रहेगी। नाउ आई विल कम टू क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्रू मॉक टेस्ट। वाई आर दे इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ टाइम्ड प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस की प्रेशर कैसे झेलना है। इसमें 2 चीज़ें, केमिस्ट्री ओनली टेस्ट, PCB टेस्ट। PCB टेस्ट में आपको फिजिक्स बायोलॉजी के साथ कोऑर्डिनेट करना है केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री ओनली टेस्ट में क्या है, क्या टेस्ट होगा जिसमें सिर्फ फिजिकल हो। अगर सिर्फ फिजिकल है तो वो एक तरीके का टेस्ट हो गया, बट उससे बेटर ये रहता है कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों थोड़ी, या फिर एटलीस्ट फिजिकल के साथ इनऑर्गेनिक या फिर फिजिकल के साथ ऑर्गेनिक, कोई एक सब्जेक्ट तो हो साथ में, बिकॉज अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाता है। अल्टीमेट एग्जाम में अगर आप देखो मोर और लेस इक्वल आते हैं। इस बार ऑर्गेनिक 2019 के पेपर में ऑर्गेनिक थोड़ी कम थी, 12 क्वेश्चन थे 45 में से, बट आइडली सेम से क्वेश्चंस रहते हैं, तो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपका क्योंकि फिजिकल में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए अगर मिक्स्ड फॉर्मेट में होंगे क्वेश्चंस तो आपके लिए बेटर रहेगा। बट कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फिजिकल को आप एज क्वेश्चन प्रैक्टिस फुल पेपर भी कर सकते हो कि सारे में फिजिकली ही हो। फिर बात आती है प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर मैंने बताया है कौन से करने हैं। नीट 2019 कंडक्टेड बाय NTA, 2 पेपर थे, एक था जो मेन पेपर हुआ था ऑल इंडिया वाला, फिर एक ओडिशा, कर्नाटका और सिलीगुड़ी के लिए री पेपर हुआ था वो। उसके बाद जो बाकी नीट AIPMT उससे पहले हो रहे हैं, NTA से पहले, वो आप 2008 तक जाइए, उससे पहले NCERT का सिलेबस कुछ और था, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर में, तो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि JEE मेंस के जो पेपर हैं 2019, 2020 जनवरी और अप्रैल शिफ्ट्स मिला के ये 8, 8, 16, 16 दूने 32, 32 पेपर्स हो गए, जिसमें से 30 क्वेश्चंस हैं। तो ये आपकी अराउंड काफ़ी 1000 क्वेश्चंस के आसपास का क्वेश्चन बैंक बन गया जो आपको NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, NTA की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें तो ये NTA के ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। हालांकि ये JEE मेन लेवल के हैं, तो एक लेवल थोड़ा हायर है जो आपको रिक्वायर्ड है उससे, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस मुश्किल थे। मैंने 2019 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे अपने नीट के एग्जाम से पहले, थोड़ा सा लेवल हायर रहता है, बट उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। इसमें आप देखोगे एक पैटर्न कि इसमें भी काफ़ी अच्छे से NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। पॉलीमर्स, बायोमॉलिक्यूल्स जैसे चैप्टर से टिपिकल क्वेश्चंस पूछे हुए थे।
तो वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको और आइडिया लगेगा कि एनटीए एग्जैक्टली कैसा पेपर यूज़ कर रहा है। बाकी मैंने डिस्कस किया था पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी वाली अपनी वीडियो में कि एग्जैक्टली आपको कितना टाइम देना चाहिए। केमिस्ट्री आप अटेम्प्ट करो प्रेफरेबली फिजिकल, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री मिक्स है दोनों का, आपको थोड़ा ट्रांजिशन में ईजियर रहेगा। और केमिस्ट्री को आप आइडियली 45 मिनट्स दे दो, क्योंकि इसमें भी थोड़ी वेरिएबल है ना कि फिजिकल कितनी आती है, फिजिकल कितनी कैलकुलेटिव आती है, बट आप इसके लिए 45 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली रख सकते हो। इसका एनालिसिस कैसे करना है, वही फिजिक्स वाला फंडा, सिली मिस्टेक देखो, कंसेप्चुअल मिस्टेक देखो। कंसेप्चुअल मिस्टेक अगर सिली मिस्टेक है तो सिली मिस्टेक ट्राई करो सेम टाइप की दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि यार सिली मिस्टेक्स हो जाती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं होंगी, बट ट्राई करो कि धीरे धीरे तुम देखो मॉक टेस्ट जब तुम ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारी सिली मिस्टेक्स का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। कंसेप्चुअल मिस्टेक्स का तो सिंपल सा है यार, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स जितनी तुम्हारी थ्योरी क्लियर होगी उतनी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स कम होंगी। तो कंसेप्चुअल मिस्टेक जब हो रही है तो डाउट क्लियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली क्या गलती हुई तुमसे तुम्हें पता चले। लास्ट पॉइंट जो इसमें है वो है रिविजन का। रिवाइज करना है तुम्हें, तुमने जो भी पढ़ा है, क्योंकि लास्ट में भाई OMR जो बबल कर दिए वही मैटर करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्किंग मिस्टेक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स मैं फिजिक्स वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अपनी मिस्टेक को अगेन येलो हाईलाइटर से मार्क करो, डाउट लो उसका, और लास्ट में जब तुम एक बार क्वेश्चन पेपर दोबारा उठा के अपनी गलतियाँ रिविजिट कर पाओ। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस है ना यार, वो मॉक टेस्ट के थ्रू है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर दीज इज थ्रू मॉक टेस्ट रादर दैन थ्रू क्वेश्चन बुक्स, बिकॉज मॉक टेस्ट जो होते हैं ना वही आइडिया दे पाते हैं तुम्हें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का, अदरवाइज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ठीक है, मॉक टेस्ट इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल की तुम चैप्टर वाइज अलग से प्रैक्टिस करते रहो, जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़ा मिक्सचर हो, फिजिकल के साथ इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल के साथ ऑर्गेनिक हो, उस टाइप के मॉक टेस्ट थोड़े प्रेफर्ड है। और जनरली तुम्हें मॉक टेस्ट मिलेंगे ऐसे जिनमें मिक्स्ड बैग टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि नीट के एग्जाम में फिजिकल के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन डिफाइंड नहीं है, बट पढ़ते टाइम वो चीज़ क्लियरली डिफाइंड रहती है। तो तुम्हें शिफ्ट भी करना आना चाहिए फिजिकल से इनऑर्गेनिक, फिजिकल से ऑर्गेनिक, क्योंकि वो फील चेंज हो जाती है थोड़ी सी सब्जेक्ट की, तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ स्ट्रेस एरियाज़ पे, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्लास 11th की NCERT पार्ट 1 की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट 2 की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो इसमें भी थोड़ा बहुत फालतू है ही। तो आई वुड से क्लास 12th की NCERT रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, बिकॉज इसमें सारी ऑर्गेनिक है, ठीक है, सारी ऑर्गेनिक कवर हो रही है तुम्हारा, है ना, काफ़ी मेजर पोर्शन है ऑर्गेनिक का। और इसमें फिजिकल का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल में मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें फिजिक्स में भी काम आएगी। फिजिक्स प्लस फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हारी दोनों हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों जगह है, बस साइन कन्वेंशन अलग है। तो स्ट्रेस एरिया है थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें फिजिकल में। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो इससे आते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे रिएक्टिव होते हैं, इसके सबसे ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड वाला चैप्टर इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट ओवरऑल ऑर्गेनिक यार इन जनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि बट ऑर्गेनिक में 2019 का पेपर देखो ना तो ऑर्गेनिक काफ़ी सिंपल आई थी, उसमें तुम्हें मैकेनिज्म्स ना पता हो, तुमने थोड़ा बहुत रट्टा मारा तो ऑर्गेनिक काफ़ी इजीली हो जाएगी। ये फिजिकल वाला पार्ट था। ऑर्गेनिक में दूसरा पार्ट जो है वो है नेम्ड रिएक्शंस। नेम्ड रिएक्शंस क्या होते हैं? नेम्ड रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे हैं। वो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो उनकी कुछ कमर्शियल एप्लीकेशन रहती है जनरली, इसीलिए किसी साइंटिस्ट के नाम पे उन्हें रख दिया गया है। जैसे कोई स्पेसिफिक एल्डिहाइड का रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन है, अब इसमें कैनिज़ारो बंदे का नाम आ गया तो इसलिए ये कैनिज़ारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गई। ऐसे बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस है जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है, बट NCERT में जिन रिएक्शंस के नाम दिए हुए हैं वो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में क्या होता है बताओ। तो इसीलिए जो रिएक्शंस नेम्ड रिएक्शंस हैं NCERT में, जहाँ जहाँ पे जिस रिएक्शन का नाम आ गया वो रिएक्शन तुम अलग खास रख लेना अपने लिए कि ये रिएक्शन अच्छे से करनी है मुझे। उसके बाद इनऑर्गेनिक।
पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तो बेसिकली तुम्हारा बेस फॉर्म करेगा सारी इनऑर्गेनिक का, ये इसके ऊपर कमांड होना तो इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल भी और रट्टे वाली भी। पी ब्लॉक, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि अगेन इसमें 6 हो जाते हैं ना, क्या कहते थे उन्हें, ग्रुप्स, तो 6 ग्रुप्स हो जाते हैं। तो पी ब्लॉक कार्बन फैमिली भी आती है, तो इसीलिए पी ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी एप्लीकेशंस रहती हैं। तो पी ब्लॉक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब लास्ट में जो कहूँ, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 चैप्टर हैं जो 12th के लास्ट में दिए हुए हैं और काफ़ी लोग इन्हें निगलेक्ट करते हैं बिकॉज ये चैप्टर्स लोग समझते हैं रट्टे वाले हैं, ये चैप्टर्स कोई टीचर भी ढंग से नहीं पढ़ाता है, बट ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप जेई मेंस का पेपर उठाओ, पिछले साल का एनटीए वाला, उसमें इससे भर के क्वेश्चन थे और उससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाए हुए थे। तो इन चैप्टर्स, ये चैप्टर्स आसान है करने को, इन चैप्टर्स पे थोड़ा टाइम लगाओ और ये चैप्टर्स को आप अच्छे से याद करो। पॉलीमर का क्वेश्चन आ जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स तो आपको वैसे भी बायोलॉजी के लिए पढ़ना ही है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग्स के बारे में दिया है, एंटीबायोटिक्स के बारे में दिया है, वो चीज़ भी आपको हेल्पफुल रहेगी। तो ये सारे स्ट्रेस एरियाज़ है बेसिक। उसके बाद मैं एक बार ओवरव्यू ले लूँ अगर सिलेबस का, तो 11th का सिलेबस था, उसमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री थे, स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट है वो आना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसमें बोर वाला जो मॉडल है, बोर मॉडल के फार्मूलाज, वो फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। उसके बाद पीरियोडिक एलिमेंट्स वाला मैंने बताई दी आपको, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड गैसेस वाला गैस इक्वेशन आप करोगे। इक्विलिब्रियम में यार केमिकल इक्विलिब्रियम वाला सब कर लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम इससे क्वेश्चन भी आते हैं, मुश्किल वाले कम आते हैं इससे, बट आयनिक इक्विलिब्रियम में फार्मूला बेस्ड अप्रोच अगर रखोगे तो चल जाएगा, तो इसमें ये ट्राई कर लेना। और उसके अलावा फिर रिडॉक्स, अगेन अगर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लियर है, रिडॉक्स कर लोगे। हाइड्रोजन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एस ब्लॉक नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पी ब्लॉक, फिर IUPAC और आइसोमेरिज्म वाला आ जाता है। IUPAC नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आइसोमेरिज्म इम्पॉर्टेंट बिकॉज उससे बाद में कॉन्सेप्ट्स लगते हैं आइसोमेरिज्म के, स्पेशली स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट जो है। हाइड्रोकार्बन्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से यार डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब बेसिकली जैसे ये 3 चैप्टर्स हैं ना, ऐसा चैप्टर है, एग्जामिनर पूछने को क्वेश्चन उससे पूछ सकता है और उससे क्वेश्चन आएगा किसी और को नहीं आता होगा। अगर आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको उसमें से भी क्वेश्चन आप कर लोगे। फिर हाइड्रोकार्बन वो बायो में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट आई विल प्रेफर कि आप 12th में जो थोड़ा मैकेनिज्म्स की आपको समझ आए तब आपको हाइड्रोकार्बन ज़्यादा समझ आएगा। 11th में तो आपको रट्टा लगेगा, तो वो 12th में पढ़ोगे तो वो बेटर रहेगा आई वुड से। एंड उसके बाद 12th में मैं आता हूँ तो पहले आता है सॉलिड स्टेट अगेन, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट क्यूब वाला रहता है, वो वाला कॉन्सेप्ट एक बार आप ग्रास्प कर लो तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, उसमें एग्जाम्पल याद कर लेना। वेरी इजी, अगेन फॉर्मूला बेस्ड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्ट्रेस एरिया है, केमिकल काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा इजी है, फार्मूला बेस्ड अप्रोच लगाओगे, 3 फार्मूला है, उससे सारा चैप्टर निकल जाता है, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बट एक बार पढ़ना ज़रूर है। सरफेस केमिस्ट्री अगेन इस वाली कैटेगरी में आया, उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा और आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो वो आपसे ईजिली हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेटलर्जी वाला चैप्टर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पी ब्लॉक इम्पॉर्टेंट था और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मतलब केमिकल से काफ़ी सिमिलर है वो, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अच्छा क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमेशा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल भी रहता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। फिर ऑर्गेनिक आ गई, हेलो एल्किन्स एंड हेलोइंस, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। उसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, जो ये 2 चैप्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड्स वाला मॉडरेट, एंड बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे तो फोकस थोड़ा सा कर ही लेना, क्योंकि इससे यहीं से यार रैंक और सिलेक्शन निकलती है। जो चीज़ें बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, जब तुम वो चीज़ें करोगे तब जाके तुम्हारी रैंक आएगी, तब जाके तुम्हारी सिलेक्शन अश्योर्ड रहेगी। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स टॉपिक वाइज आपको फोकस करना है। आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, इसको एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है, आप पहले क्या पढ़ो, कौन सी बुक पढ़ो, कैसे सॉल्व करो, कहाँ से सॉल्व करो।
बट मैंने आपको ग्रॉस एक आइडिया बता दिया जो आप हर चैप्टर पे अप्लाई करके उस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ रिविजन पे। रिविजन में फिजिक्स में आप फॉर्मूला लिस्ट, फॉर्मूला है फिजिक्स के, केमिकल काइनेटिक्स के 3 फॉर्मूला हैं, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। आपने फॉर्मूला की लिस्ट बनाई फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, उसमें आपका काम चल गया। फिर चीज़ आती है शॉर्ट नोट्स बुकलेट। इसमें आपको अपने की लर्निंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके नोट्स कंसाइज करने हैं बेसिकली, ताकि लास्ट का जो महीना है ना उसमें आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है। जैसे ऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन है, रिएक्शन का लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है, बट अगर आपने उसका ये लिखा रिएजेंट क्या था, इसमें आपने क्या डाला R' और प्रोडक्ट क्या मिला, इतनी सी चीज़ों की आप लिस्ट बना लोगे तो आपको ऑर्गेनिक की काफ़ी रिएक्शंस याद रहेंगी। तो ये चीज़ आपको रिवीजन में हेल्पफुल रहेगी। तो एक छोटी बुकलेट लगाओ 5 रुपये वाली, वही जो फिज़िक्स में ली थी, वैसे एक और ले लो केमिस्ट्री की, और इसमें अपने की लर्निंग पॉइंट्स लिख लिए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मेमोरी मैप्स और रिएक्शन कंसेप्ट मैप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए। मेरे सर ने बनवाया था मेरे लिए एक और मैंने वो थ्रू आउट 12th अपने दीवार पे लगा के रखा था अपने सामने, और इनफैक्ट वो बनाने से मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। तो आपने बेसिकली क्या करना है, चार्ट पेपर लेना है, कितने रुपए लगेंगे, 5 या 10 का भी आता है शायद, पता नहीं, 5 का। तो यहाँ पे आपने मान लो बेंजीन से शुरू कर लिया है ना, फिर आपने बेंजीन पे क्या रिएक्शन कराना है कि वो ये बने, फिर उससे आप क्या रिएक्शन कराओ कि वो ये बने, फिर ऐसे करते करते आप रिएक्शंस कन्वर्ट करते रहोगे उसे। तो ऐसे आपने घुमा फिरा के बेंजीन पे वापस ले आया, ये साइकिल कंप्लीट करना। फिर आपने बेंजीन से इसको ऐसे कैसे करते हैं ना, ये सारा बेसिकली आपने एक कंसेप्ट मैप बनाया कि कोई एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पे कैसे प्रोसीड करना है। और ये काफ़ी सारी रिएक्शंस इसमें आपको नेम्ड रिएक्शंस मिल जाएंगी, तो उससे आपकी जो नेम्ड रिएक्शंस थी ऑर्गेनिक की वो भी याद हो जाएंगी, और इसी तरीके से ऑर्गेनिक याद होती है। ये जो पूरा रिएक्शन मैप है या ट्रैफिक मैप है बेसिकली ऑर्गेनिक का, उसी के थ्रू आप चीज़ें याद रख पाओगे। और आपकी दीवार पे लगा हुआ है ये, तो आपने रोज़ उठा 5 मिनट पढ़े और 5 मिनट में आपकी ऑर्गेनिक रिवाइज हो रही है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। ये आपको किसी ना किसी बुक में भी आपको मिल जाएगा, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे एल्डिहाइड्स कंसेप्ट मैप या ऐसा कुछ, तब आपको ये फ्लो मैप्स इंटरनेट पे भी मिल सकते हैं, नहीं तो आप खुद बुक से बना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपको हेल्पफुल बहुत रहेंगे ये। फिर मिस्टेक्स लॉग बुक, जैसे आपने कोई सिली मिस्टेक करी, आपने कोई रिएक्शन आपको याद नहीं था या ऐसी कोई भी चीज़ है, तो आपने एक बार नोट करा कि आपकी कॉन्शियसली नोट करा आपने क्या गलती करी थी, ताकि आप वो गलती दोबारा रिपीट ना करो। और 2 हाईलाइटर अप्रोच तो है ही क्वेश्चंस मार्क करने की, येलो ग्रीन, येलो फॉर डाउट्स, ग्रीन फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर रिवाइजिंग केमिस्ट्री ऑन योर ओन, ठीक है। तो देन द रिविजन वाला पार्ट इज़ मोस्टली ओवर। सो व्हाट आई विल कम टू इज़ दैट आई विल कंक्लूड दिस बाय सेइंग कि केमिस्ट्री को यू हैव टू स्टडी लाइक मॉडरेटली, मतलब फिज़िक्स को काफ़ी टाइम दे देते हैं लोग, बिकॉज फिज़िक्स लगती है क्योंकि बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है, बट केमिस्ट्री कभी कभी उस चक्कर में निगलेक्ट हो जाती है। तो केमिस्ट्री को भी अपन ने टाइम देना है यार, और आई वुड से कंटिन्यू योर लर्निंग ऑन अकेडमी, बिकॉज ऑडियो वीडियो इनपुट से ले रहे हैं, तो इट इज़ बेटर देन जस्ट सिंपली रीडिंग इट फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक। एंड मेरी तरह और एजुकेटर्स हैं यहाँ पे जो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस, मेरे से भी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं आपसे बात करने के लिए और आपको एकेडमिक कंटेंट डिलीवर करने के लिए। एंड यार रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलना, अनलर्न 10% डिस्काउंट मिल रहा है, क्यों छोड़ना भाई। तो दैट्स अबाउट इट। Thank you for watching and all the best for 3rd May 2020 for your entrance examination, and hope you get whatever college you want. Subscribe now to watch more videos like these. Thank you.